नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी बायोप्सी के बारे में कि किडनी बायोप्सी आखिर में क्या टेस्ट है, किन वजह से हमें ये टेस्ट करवाना पड़ता है और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि कब करवाया जाता है किडनी बायोप्सी का टेस्ट। जब कभी किडनी किसी टाइप का नुकसान लेना शुरू करती है और डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि ये नुकसान क्यों हो रहा है। ना पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, ना पेशेंट को शुगर है, पेशेंट की एज कम है, तो अननोन रीज़न से पेशेंट को नुकसान हो रहा है, किडनी को नुकसान हो रहा है। किडनी प्रोटीन लीक कर रही है यूरिन के अंदर, तो यूरिन में जो प्रोटीन लीकेज होता है वो पहला साइन हमें दे देता है कि कुछ ना कुछ गलत है। रिपोर्ट हम टेस्ट करवाते हैं, क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही होती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तैयार होती है कि पेशेंट की बॉडी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से किडनी को नुकसान लेना पड़ा। ऐसे केसेस के अंदर किडनी का एक छोटा सैंपल लिया जाता है, एक निडल से एक छोटा सा सैंपल निकाला जाएगा और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखता है और क्यों उसको हम देखते हैं। अगर कभी आपके घर को नुकसान हो, अगर वो आग से होगा तो क्या होगा, घर जला हुआ होगा, उस पर कालक होगी तो पता लग जाएगा ना कि यहाँ पर आग लगी थी। अगर कभी आंधी से नुकसान हुआ होगा तो शीशे विशे टूटे होंगे, दरजे लटक जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि आंधी आई थी उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो दोनों नुकसानों के अंदर फ़र्क होता है और आप देख के बता सकते हो कि इसको किस वजह से नुकसान हुआ। सेम काम हम किडनी के साथ भी कर रहे हैं कि जब किडनी का हमने सैंपल लिया था उसके अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स आए थे उस सैंपल्स को हम जज करते हैं कि इसे किस टाइप का नुकसान हो रहा है। क्या वहाँ पर हमें कोई स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज़ देखने को मिल रही है या फिर वहाँ पर हमें IgA इम्यूनोग्लोबिन का डिपॉजिट्स देखने को मिल रहा है, तो उससे हमें आइडिया लग जाता है कि किडनी को किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो अभी मैंने बात की IgA नेफ्रोपैथी के बारे में, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बायोप्सी को समझने की कोशिश करते हैं। जब कभी हमने किडनी का सैंपल लिया था, हमने उस पर स्पेशल एक इंक होती है वो डाली। अब जब हम इस पर इंक डालते हैं तो जहाँ पर IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं वो अंधेरे में अलग तरीके से ग्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो जब डॉक्टर इसको देखता है तो समझ जाता है कि यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, किसके, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स के, और वो रिपोर्ट में लिखता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम CKD जस्ट बिकॉज ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन डिपॉजिट्स। वो भाषा कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है कि किडनी को जो नुकसान हो रहा है वो IgA की वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि बायोप्सी में मेनली हमें किन किन तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे कॉमन IgA नेफ्रोपैथी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा बायोप्सी की जाती है। उसके बाद आता है कि किडनी प्रोटीन लीक कर रही है, बट वो क्यों लीक कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा। बॉडी में और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी पास होते जा रहे हैं, पेशेंट वीक होता जा रहा है। पेशेंट की बायोप्सी की है, IgA इम्यूनोग्लोबिन नेगेटिव आया है, मगर हमने उसके अंदर क्या और देखा कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल गल सा गया है। इस कंडीशन को कहते हैं लूपस नेफ्राइटिस। इसका आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका एक नॉर्मल टिश्यू है और ये आपका लूपस नेफ्राइटिस से नुकसान उठाया हुआ किडनी का टिश्यू। दोनों में देखो कितना फर्क आ गया। तो ये जज हमें करने को मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो हम सबसे इंपॉर्टेंटली और सबसे कॉमनली देखते हैं वो है मिनिमल चेंज डिजीज, जिसे हम MCD भी कहते हैं। अब ये दो आप फोटोज़ देखो, यहाँ पे आपको कोई फर्क नज़र आ रहा है? क्योंकि है भी नहीं, ये दोनों सिमिलर टाइप के हैं, इसमें किसी भी टाइप का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता। तो जब हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें देखा कि सब कुछ तो ओके है, मगर फिर भी हमें पता है कि यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, पेशेंट को किसी टाइप का यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के बाद भी कोई जजमेंट नहीं निकल पाती, कोई आंसर नहीं मिल पाता, उसको हम लिखते हैं मिनिमल चेंज डिजीज। यानी चेंजेस तो हैं बट इतनी कम हैं कि उनको हम आंखों से देख नहीं सकते। तो ये हो गया मिनिमल चेंज डिजीज। इसके बाद जो सबसे कॉमन हमें देखने को मिलता है वो है FSGS। इसके ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ। FSGS स्टैंड फॉर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, यानी आपकी किडनी के अंदर छोटे छोटे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर अंदर का टिश्यू हार्ड हो चुका है। स्क्लेरोस मतलब हार्ड हो चुका है, फोकल मतलब छोटे छोटे हिस्से, सेगमेंट्स के अंदर है, फोकल सेगमेंटल, ग्लोमेरो मतलब किडनी एंड स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनेस। ये तब होता है जब पेशेंट का बीपी हाई बना हुआ होता है। अगर मान लो आप बीपी के पेशेंट हो, बीपी आपका बढ़ा रहता है, अभी किडनी की दिक्कत आपकी स्टार्ट हुई है, प्रोटीन आ रहा है, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा है, बायोप्सी करवाते हो तो क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट की बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में टिश्यू हार्ड होने लगा है। और जैसे जैसे टिश्यू और हार्ड होता चला जाएगा, किडनी का साइज छोटा होता चला जाएगा, क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और पेशेंट की दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। तो ये 4 मेजर
रिजल्ट्स होते हैं, और भी रिजल्ट्स हैं, बट ये 4 मेजर रिजल्ट्स हैं जो कि हमें नॉर्मली किसी बायोप्सी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें बायोप्सी करवानी है या नहीं करवानी। बायोप्सी तब ज़रूरी होती है जब डायग्नोसिस ना बना हुआ हो, जहाँ पे हमें ये ना पता हो किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगता कि किडनी को क्या चीज़ नुकसान पहुँचा रही है, हम उसको निकाल नहीं सकते। जब तक उस बीमारी के कारण को हम नहीं निकाल पाते, तब तक बीमारी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। तो इसी वजह से डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ये देखना कि किडनी को किस तरह का नुकसान हुआ है। जब किस तरह के नुकसान के बारे में पता लगता है, तो किसने नुकसान पहुंचाया वो भी पता लग जाता है। तो मेरा आपको क्लियर कट पता लग गया होगा कि किडनी बायोप्सी किन कारणों से ज़रूरी होती है। क्या ऐसे हर किडनी फेलियर पेशेंट को करवाना चाहिए? आंसर है नहीं। जब तक डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि आपको बायोप्सी की ज़रूरत है, करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिन केसेस के अंदर किडनी का साइज छोटा हो चुका होता है, वहाँ पे बायोप्सी नहीं की जाती। जिन पेशेंट की पता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, हाइपर डायबिटिक पेशेंट है, उनमें भी बायोप्सी करने से अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता होता है कि कारण क्या है। जिन पेशेंट की एज 40 प्लस में होती है, जिनके पीछे हमें रीजंस पता है, वहाँ पे हम बायोप्सी को अवॉइड कर सकते हैं। जिन पेशेंट के अंदर यंग हैं और उनके पीछे किडनी खराब होने के पीछे कारण के बारे में नहीं पता कि क्या है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, बीमारी के बारे में अता पता नहीं है कि कौन चीज़ किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, उन केसेस के अंदर किडनी बायोप्सी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ किडनी बायोप्सी के बारे में थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इससे घबराना नहीं होता, 1 दिन का प्रोसीजर होता है, और इससे डॉक्टर को गाइडेंस मिलती है कि हमने करना क्या है, क्या हमने कौन सी मेडिसिन को यूज़ करना है, क्या किस तरह का नुकसान को हम भरपाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझे किडनी बायोप्सी के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, आपकी कोई किडनी की बायोप्सी की रिपोर्ट हो, क्रिएटिनिन लेवल आपका बढ़ रहा हो, तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपको पूरा हेल्प आउट करेंगे आपकी इस बीमारी से आपके लड़ने में। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा, मगर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पेशेंट्स की वीडियोस देखें, उनके रिजल्ट्स देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से श्रेयास के अंदर किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका सिंह और मैं बात कर रही हूँ साई संजीवनी से। आज हम आपको मिलाएंगे अपने पेशेंट आलोक से। आलोक, आपकी उम्र कितनी है? 22 ईयर्स। कहाँ से हैं आप? मैम कानपुर से। आपको अपनी बीमारी सीकेडी का कब पता चला? मैम मेरे को 4 दिसंबर को पता, मतलब हुआ था, मेरे को बहुत टाइम पहले से था। अप्रैल वगैरह में पेट में दर्द होना शुरू हुआ था, और पेट में दर्द था, वोमिटिंग वगैरह हो रही थी ठीक है। बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगा नॉर्मली होगा, फिर ठीक हो जाएगा, पर वो कुछ हुआ नहीं। और जब कुछ टाइम ज़्यादा हो गया तो और ज़्यादा वोमिटिंग होने लगी। फिर एकदम से मेरे को क्या हुआ, सांस की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा हो गया था कि मेरे को पता नहीं था मैं कर क्या रहा हूँ, कभी इधर गिर रहा हूँ, कभी उधर गिर रहा हूँ। फिर उसके बाद एम्बुलेंस बुला के बाद मैं हॉस्पिटल में एडवर्टाइज हुआ जी। फिर वहाँ पे मेरे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम जो हुआ था वो ठीक ठाक हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आपका किडनी की प्रॉब्लम है, रेनोबायोप्सी होएगा। फिर वो जब उसे पता चला कि रेनोबायोप्सी ऐसे नहीं होगा, पहले उन्होंने मेरे को वो चेक करा, KFT जो होता है, उसमें पता चला कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस टाइम कितना था क्रिएटिनिन आपका? उस टाइम मेरा था 9 पॉइंट था, 9 पॉइंट समथिंग जी। और फिर उसके बाद उन्होंने डायलिसिस के लिए मेरे को बोल दिया था कि आपका डायलिसिस वगैरह होएगा। तो आपने करवाया डायलिसिस? डायलिसिस मना कर दिया था हमने कि नहीं, डायलिसिस नहीं करवाना। फिर हमने वो देखा कि दूसरा तरीका क्या है वगैरह, तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था जैसा ही, तो उन्होंने कहा कि साई संजीवनी देखी थी मैंने, तो उसमें दिखाया था कि बिना डायलिसिस के हो जाएगा। फिर जब मैं यहाँ पर आपके पास आया था बात करें, तो आपने कहा था कि हाँ बिना डायलिसिस के हो सकता भी है थोड़े चांस। ठीक है। तो आलोक हमारे पास आए थे 29 दिसंबर को क्लिनिक में। जब इन्होंने हमारे पास विजिट किया 29 तारीख को, उस टाइम पे पेशेंट की जो स्थिति थी वो कुछ ऐसी थी कि इनका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे था और इनकी किडनी में समस्या कुछ बनी हुई थी। KFT की रिपोर्ट चेक करने पे जो उनका क्रिएटिनिन था पेशेंट का वो 9.2 और यूरिया 130.4 के अराउंड आ रहा था। आलोक जिस स्थिति में हमारे पास आए थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि इनको डायलिसिस सजेस्ट कर दिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि डायलिसिस के बिना हम यहाँ से आगे केस नहीं लेके जा सकते हैं। हमने पेशेंट को यहाँ से दवा दिया, 15 डेज़ का दवा आपने खाया? 15 डेज में जी, 15 दिन की दवा खाने के बाद आज जब हमारे पास आलोक आए हैं तो इस टाइम पे इनका जो क्रिएटिनिन है
12 जनवरी 2023 की रिपोर्ट में वो है हमारा 6.61 और यूरिया है 81। तो एक बहुत ही मार्क रिडक्शन हमने आलोक की रिपोर्ट में देखा आफ्टर द मेडिकेशंस ऑफ 15 डेज। पेशेंट आई थिंक पहले से बेहतर भी महसूस कर रहे हैं। जी मैम, बहुत ज़्यादा। और पहले मेरा बीपी तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था जी, मतलब 212, 216, 200, 180 ऐसा आ रहा था। अब फिलहाल मेरा 140 आता है, 137, 35, कभी 150 भी आता है और नीचे वाला 85 और ऐसा रहता है अभी भी 70। आज भी आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर 130/72 mmHg आया है। तो मेरा आप सभी पेशेंट से जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उन सबसे यही कहना है कि अगर आपको लगता है डॉक्टर्स आपको डायलिसिस सजेस्ट कर रहे हैं और आपके लेवल्स ऐसे हैं कि आप अब घबरा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है कि किडनी में परेशानी है और डायलिसिस के अलावा और कोई रास्ता डॉक्टर्स आपको नहीं बता रहे, इस कंडीशन में आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। हमारी टीम के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रॉपर कंसल्टेशन देंगे, प्रॉपर गाइड करेंगे। आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हो या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। तो CKD का इलाज संभव है, क्रेटिनिन यूरिया को हम नीचे लेके आ सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर मेडिकेशंस एंड प्रॉपर गाइडलाइन। तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से संपर्क करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और हमारी टीम के डॉक्टर से एक बार बात कीजिए। रिपोर्ट शेयर करने के बाद आपको हमारी टीम के डॉक्टर्स प्रॉपर कॉल करेंगे। आलोक, आप ऐसे पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी बीमारी से अगर कर रहे हो, मतलब लड़ रहे हो जो भी है, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप आयुर्वेदिक देखिए और साई संजीवनी। मेरे को सबसे बेटर लगा कि 15 दिन में रिपोर्ट जो आई मेरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेटर आई पहले से। पहले बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी मेरी और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे जो एलोपैथिक वाले थे कि डायलिसिस होएगा तभी रखेंगे हॉस्पिटल में, वरना नहीं रखेंगे। तो फिर यहाँ पर जब मैं आया था उन्होंने कहते कि बिना डायलिसिस के भी हो जाएगा और वो हो रहा है मेरा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि आलोक की रिपोर्ट से 15 दिन में हमें एक बहुत ही मार्क रिडक्शन देखने को मिला है क्रेटिनाइन और यूरिया में। साथ ही साथ उनके ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मेरा आप सभी पेशेंट जो कि CKD से सफ़र कर रहे हैं उनसे यही सजेशन है कि अपनी रिपोर्ट्स आप हमारी टीम के साथ शेयर करें, घबराएं नहीं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं या फिर आप एड्रेस लेके डायरेक्टली हमारा OPD भी विजिट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और प्रॉपर सजेशंस और गाइडेंस डॉक्टर्स के साथ लीजिए और घबराना नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।